गुल जाएगी साहब और वो एक तब चीज मुमकिन बताइए होगा। कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है ये सबको क्यों दिखाई देने लगी। मेरा एक आमियाना सा सवाल है कि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में मुज़ाकरात के लिए अगर कोई ममालिक थे, आपको जहन में नाम कतर का आएगा, आपको इस्तांबुल का नाम आएगा, आपको हाल ही में ओमान का नाम दिखाई देगा। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की तरफ अब तवज्जो क्यों है? दूसरा मेरा सवाल ये कि एक तरफ राबिता जो है वो ईरान से किया जाता है और दूसरी तरफ फिर राबिता जो है वो पाकिस्तान से किया जाता है। यानी हमने बहुत सारे वज़राए ख़ारजा देखे हैं, बहुत सारे ममालिक के इन दिनों वो एक फ़ोन करते हैं अब्बास इराक़ची साहब को और दूसरा फ़ोन जो है वो इसहाक डार साहब को हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? यानी जंग तो लगी हुई है अमेरिका और ईरान के माबैन में, बातचीत अगर चलेगी या उसके मुतासरीन जो है तो वो अरब ममालिक हैं, ये सारे उधर फोन करने के बाद पाकिस्तान फोन क्यों हो रहे वहां से जवाब आता है अब्बास इरागची साहब का कि आप हमारे बड़े भाई से डिस्कस कर लें। हैं? ये है सीधा सा जवाब, मैंने आपको 2 लफ्ज़ों में बयान कर दिया। ये पाकिस्तान का देखिए ना एतमाद है और इस एतमाद की कोई वजूहात हैं। ये तशक्कर पाकिस्तान के नारे ऐसे ही नहीं गूंज रहे ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर। इसलिए ये बात तो मैंने आपको बता दी। दूसरी जानिब जो आपने कहा, पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड इटसेल्फ एज़ ए वेरी रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर। हम्म, और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर के तौर पे पाकिस्तान ने अपने आप को असर्ट करवाया है। हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इसमें एसेट साबित हुई है। और पाकिस्तान बता रहा है अपनी बातचीत से, देखें सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों ममालिक के इंटरेस्ट का गौर करना। हम्म, पाकिस्तान दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रहा है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट सो गुड जो कि अब चल रही है पाकिस्तान की। मैं तो वो आदमी हूं जो हमेशा अपने मुल्क की पॉलिसी को खारजी पॉलिसी कहा करता था, इसको फॉरेनर ऑफिस कहता था। ये पहली दफा फॉरेन ऑफिस बन के निकला है, ये खारजा अमूर के ऊपर बात कर रहा है। इसमें इसहाक डार साहब का भी एक किरदार है, हम्म। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की कमांड इस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं। और फील्ड मार्शल साहब एक बड़े ही मंतकी बात करते हैं। वो ज़्यादा गुफ्तगू करने के आदी नहीं हैं और वो एक फौजी की तरह एक मजबूत हल निकालना चाहते हैं। और वो हल अमेरिका को भी समझ आ गया है। अच्छा, अब चले चले ये एक अमेरिका की इस वक्त शिकस्त एग्जिट दिखाई देना देती है। अमेरिका को तो कोई चाहिए कि बीच का रास्ता निकालने के लिए उसका कोई हाथ पकड़े और है। हाथ उसका बुलंद कर दे कि भाई तुम जीत गए। लेकिन इसराइल का देखें किरदार इसके अमेरिका ने अंदर क्या रहेगा सर? इसराइल को मनाएगा कौन? कि इसराइल की एश्योरिटी कौन देगा कि वो हमला नहीं करेगा? और इसराइल इस सारे मंजरनामे में आपको ये पता है कि फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशंस हुए हैं या फॉल्स फ्लैग जो अटैक्स हुए हैं, उनके पीछे भी इसराइल था कि वो जंग को तूल देना चाह रहा था। तो फिर इस बात की एश्योरेंस कौन देगा कि इसराइल जो है पागलपन के अंदर कोई ऐसा इकदाम ना उठाए कि जिस पे दुनिया को इस वक्त खदशा है कि वो एक बटन दबा सकता है? इजराइल और हिंदुस्तान तो ये काम करेंगे ही करेंगे। ये वो अपनी खसलत से जो बाज नहीं आएंगे, ये उनका काम है डंग मारना, वो डंग मारेंगे। वो जिसका खाते हैं उस पे गुर्राते हैं। आपने अमेरिका को ही देख लिया, अमेरिका हम्म, को फंसाने वाले कोई और नहीं, यहूदी और हिंदुस्तान के लोग हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप देखें जो असल बात है वो है कि 31 मार्च 2026 को एक बजट पास होना है और ये बजट पहले ही लेट हो चुका है 2 माह पहले। और आईनी तौर पर ये पहले ही नल एंड वॉइड करार दिया जा चुका है इजराइल के अंदर। हम्म। कनेक्शिट के अंदर अगर ये स्टेट बजट ना पास हुआ 31 तारीख तक तो एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो कि हुकूमत के खात्मे तक जा पहुंचेगा वो जन्म लेगा। 27 अक्टूबर 2026 को उनके कनेक्शिट के अंदर 120 सीटों के ऊपर वैसे ही इलेक्शन मुतवक्का हैं जो कि इस टाइम पे नेतन्याहू और उसके हवारी तो जीतने से रहे। इसलिए जो पॉपुलर पार्टीज हैं वो उसके अंदर एक किरदार अदा कर सकती हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन जो कि नवंबर में है क्या उनके ऊपर भी सर, होगा। गुल इसलिए साहब क्या अमेरिका लगता है की मिड चंद टर्म इलेक्शन के मजबूरियां ऊपर हैं। क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखें अगर नेतन्याहू वहां से चला जाता है तो फिर अमरीकी सदर के इलेक्शन भी बुरी तरीके से मुतासर होंगे क्योंकि इस टाइम पे इसराइल के अंदर दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है हम्म, प्रो अमेरिका हम्म, और एक है एंटी अमेरिका जो कि हम्म, ये समझते हैं कि अमेरिका के
वजह से नेतन्याहू को इतनी ताकत मिली कि उसने इजराइल को बर्बाद करवा के रख दिया और जंग की भट्टी में झोंक दिया। हुँ। और जो 2023 7 अक्टूबर से मामला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जो इसके अंदर अमेरिका की आपने बात की, देखें अमेरिका ये चाहता है कि फेस शेविंग मिल जाए, लेकिन ईरान अभी फेस शेविंग देने के लिए तैयार नहीं है। सैंक्शंस तो इनको ने तकरीबन लिफ्ट कर ली हैं, ये मजीद सैंक्शंस भी अमेरिका इनसे उठा लेगा। दूसरी जानिब एक मैं आपको थोड़ी-सी बात बता दूँ कि पहले मिसकैलकुलेशन होती है, उसके बाद एक इंपीरियल ह्यूब्रिस होता है, अपना गरूर होता है, तकब्बर होता है, उसके ऊपर आप हमला करते हैं। हमला करके जब आपको मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते, तो आपको पछतावा होता है। पछतावा होने के बाद आप रजू करते हैं, जो कि अभी किया जा रहा है। हुँ। रजू करने के लिए आप अपनी शराइत रखते हैं, जो कि नहीं मानी जाएँगी। नतीजा ये होगा कि उसके बाद फिर मज़ीद ये अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ एक हम स्टॉप ले लें। अच्छा। यहाँ एक और भी फैक्टर है और वो है अरब दुनिया का फैक्टर, जिन्होंने $3.25 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में की हुई है और उनके लिए इस जंग का तूल पकड़ना ज़हर कातिल है। और ये अगर तूल सर, पकड़ती है वो तो आज सऊदी अरब सवा का अगर 3 आप बयान ट्रिलियन देखें। डॉलर्स अगर मजमूई तौर पे माज़ी देखा जाए तो वो तकरीबन कोई डेढ़ ट्रिलियन डॉलर बनती है। सवा 3 ट्रिलियन डॉलर के वादे किए गए थे। अब उसमें अमली जामा मुकम्मल तौर पे नहीं पहनाया गया। अब अगर हम कतर को देखें कि जिसने वादे किए थे, कतर की जो एलएनजी प्लांट है वो 17% अगर कम इस्तेदाद के ऊपर चलेगी तो वो अपना पैसा कहाँ से पूरा करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब भी नियोम के लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट ऐसा चला रहा है कि जिसमें बैरूनी जो मदद है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप यूएई को देखें जिसने सबसे ज़्यादा वादा किया था। यूएई की पोजीशन अब हालिया सयाहत को मुतासिर होने के बाद, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश करने के बाद अब क्या होगी? तो वो वादे जो हैं वो अगर उधर पूरे नहीं होते तो उनके नुकसानात इन अरब ममालिक को अपने तई क्या बर्दाश्त करना पड़ेंगे? ये देखें 1.4 ट्रिलियन तो सिर्फ यूएई ने बात कही थी ना। अब जो देखें वादे मीन्स के आप अमेरिका से वादे कर रहे हैं यानी कि आपको वफा करने पड़ते हैं। लेकिन हुँ। जो बातें आपने कही यही तो बातें हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे अगर बाबा तुम हम पर लड़ाई करोगे, हमारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम कर दोगे, हमारी मईशत का जनाजा निकाल दोगे, तो हम तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट कैसे करेंगे जिससे कॉर्पोरेट अमेरिका बराह रास्त असरअंदाज होता है और उसका असर वोटों के ऊपर पड़ता है और हुकूमत के शेकी होने के लिए ये काफ़ी होता है। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, वो जब-जब तारीख के अंदर $110 बैरल से ऊपर तजावज़ की प्राइसेज़, हुँ। तब-तब मिड टर्म इलेक्शन में हुकूमत के लोगों को तकरीबन 21 से 24 सीटों का लॉस करना पड़ा। हुँ। और अगर 21 से 24 सीटें लूज़ कर जाते हैं, तो फिर तो बहुत मामला और खराबी की तरफ निकल जाएगा। ये तो एक पहलू है। ठीक है। दूसरी जानिब सऊदी अरब का बयान देखें कि उन्होंने कहा कि हम एक हॉस्टाइल नेबर अपना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हुँ। साथ आखिरी जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है दैट नो मैटर हाउ हॉस्टाइल बट नेबर एट द एंड ऑफ द डे अ नेबर इज ऑलवेज अ नेबर। अब आप ये देखें कि ये सऊदी अरब की जानिब से बयान आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को ये बोला जा रहा है कि आप अब खित्ते से चलते बने क्योंकि अगर आप खित्ते में रहे तो अमन अमान खराब होगा। लेकिन दूसरी जानिब इजराइल का फैक्टर है। इजराइल को पता है कि अगर अमेरिका यहाँ से चला गया और उसके मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हुए यानी हुँ। कि ये तमाम मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, रिजीम चेंज और यहाँ लिबरलाइजेशन, ये अगर नामुमकिन हुआ तो इजराइल के लिए तो फिर जिंदगी अजीरन हो जाएगी और उसका जो रोब और तमतमा और जो अरब दुनिया के अंदर धाक बैठी है वो धुएं की तरह बैठ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जंग अभी इतने इसके अंदर मराहिल हैं। अब पाकिस्तान में कुछ लोगों की आमद आमद है। हमारे होटलों की जीनत कुछ लोग मगरिब से बन रहे हैं हुँ। और पाकिस्तान की एक दफा फिर जरूरत आन पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान इस बार अपने मामलात को ऐसे आसानी से नहीं करवाएगा। पाकिस्तान भी इसके बदले में क्योंकि हजार साला जो डिप्लोमेसी की दास्तान है, वो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे है। हम ईरान के भाई हैं, दोस्त हैं, खैर ख्वाह हैं।
और हम उसको साबित भी करेंगे मैं और कर मैं रहे हैं। मैं अगर यही वजह मुख्तसरन है कि आपसे सर पूछूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तेल की कीमत जो है वो आने वाले दिनों में कोई $150 $150 के ऊपर होगी, और हम वो तेल जो है वो ईरान से खरीद रहे होंगे? हम तेल तो ईरान से अब खरीदेंगे, क्योंकि पहली बात है पाबंदियां खत्म हो गई, अब ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये जंग के बाद के जो समरात हैं हम्म। ये बहुत इंशाल्लाह अच्छे होंगे, लजीज होंगे, और आप और अवाम और हम सब इसको मिलके एंजॉय करेंगे। लेकिन इसलिए कौम को चाहिए कि इस टाइम पे इत्तेहाद का मुजाहरा करे और अपनी जो रियासत है उसको मुकम्मल सपोर्ट करे, बजाय इसके कि यहाँ तफरका डालें, एक दूसरे के मुतल्लिक कमजोर करने की कोशिश करें। इस टाइम पे पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ तामीर और तरक्की और खुशहाली के रास्ता है, तो दूसरी जानिब खुदा न खास्ता अदर वे राउंड हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि हम इस रास्ते को अपनाएं। देखिए, पाकिस्तान का एक और भी इंटरेस्ट है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड हों, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड के नतीजे में प्रो इजराइल एलिमेंट्स जो ईरान के अंदर हैं उनको मौका मिल जाएगा, और ये पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तीनों तरफ हमारा दुश्मन आ जाए। भारत तो और एक तरफ तो है, दूसरी जानिब उसकी प्रॉक्सी अफगानिस्तान है, और तीसरी जानिब अगर ईरान के अंदर हमारा ये 950 किलोमीटर का बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज होता है खुदा न खास्ता, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, मैं आपको बताऊं। मैं अभी कुछ चीजों को जानता हूं, मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल भरोसा कर रहा है, और अरब दुनिया का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान सिर्फ दिफाई सतह पे नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अब देखिए मेरा ना, मेरा एक सवाल इंडोनेशिया गुल ने साहब, बोर्ड ऑफ ईरान पीस तो से पाकिस्तान पे भरोसा कर रहा है, लेकिन अमेरिका पे भरोसा जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, या किन गारंटियों या कौन सी चीज गिरवी रखने के एवज किया जाएगा? ये गिरवी तो कुछ नहीं रखा जाएगा। अमेरिका को अलबत्ता अपना जो सुपर पावर का स्टेटस है वो गिरवी रखना पड़ जाएगा रूस और चीन के पास, ये मैं आपको बता रहा हूं। और रूस और चीन अपनी शराइत इनसे मनवाएंगे, जो नहीं, कि यूक्रेन स्टेट के ऑफ हवाले से हार्मुज की रूस की जो अजारादारी जो जो है वो ईरान के पास गिरवी रखवा के भी ये फैसला हो सकता है? देखें, असल बात यह है कि पाकिस्तान वो किरदार कभी अदा नहीं करेगा जो ईरान इस टाइम पे नहीं चाहेगा। देखें, हमारी भी मजबूरियां हैं। जो लीडरशिप पाकिस्तान के साथ थ्रू थी और बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ उनके मरासिम थे, उनको तो इन्होंने शहीद कर दिया। इसी तरह से दुनिया में जो लोग थे उनको शहीद कर दिया। अब ये जवान लीडरशिप है, इनके अंदर एक बड़ा इम्पल्सिवनेस भी है, इनके अंदर एक बड़ा रिएक्शन भी मौजूद है, ताकत भी मौजूद है, और फिर उनको सबको नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये जंग तो ईरान जीत चुका है। अभी हम्म। तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि एंड ऑफ द डे पे तो क्या होता है क्या हम्म। नहीं होता, लेकिन अभी तक तो तारीख गवाह है कि अमेरिका कभी कोई बूट्स ऑन ग्राउंड या हवाई बमबारी से कोई जंग नहीं जीता दुनिया के अंदर। और यहाँ तो अब वो अकेला है ना, पहले तो उसके इत्तेहादी साथ होते थे। इसलिए जो अब रूस है वो ज़ाहिर है अपना तेल और गैस के ऊपर कहेगा कि हमें खुली छूट दे दो, हम्म। हमारे ऊपर से एम्बार्गो उठा लो, जिसका मतलब है कि प्लेट में रख के यूरोप रूस को दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब, और ये खतरा यूरोप को है,